हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में जबरदस्त सियासी हलचल है। बीजेपी के सर्कल्स में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाती रही कि नरेंद्र मोदी किस किस को मंत्री बनाएंगे। इस बात के संकेत मिले हैं कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को करेंगे। मोहन भागवत के हिंदू मुसलमान के भाईचारे की बात पर जबरदस्त सियासत हुई। दिग्विजय सिंह, मायावती और ओवैसी को मिर्ची लग गई। लालू यादव ने 3 साल जेल में रहने के बाद आज अपनी पार्टी को संबोधित किया। हालांकि लालू बीमार हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर नीतीश कुमार की चिंता जरूर बढ़ गई। महाराष्ट्र में खबर उड़ी कि अब बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। इसके बाद स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए हंगामा मचाने पर सस्पेंड कर दिया। और पंजाब के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी, आपसी लड़ाई खुलकर सामने आई। तो इन सारी खबरों पर बात करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास में है, उसके आधार पर चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को जो अपने बच्चों को विदेश जाकर बसाने की लालसा में बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। अपने बेटों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में भेजकर वहां की बहू लाने का लालच इन लोगों को किस कदर बर्बाद कर देता है, कैसे उनके इस लालच का फायदा उठाकर लड़कियां उन्हें धोखा देती हैं, कैसे उन्हें लूट लेती हैं, इसके बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं कि बहुओं ने शादी के बाद विदेश पहुंचे लड़कों को जेल भिजवा दिया, उनके बैंक अकाउंट खाली कर दिए। पंजाब में हजारों परिवार ऐसे मिले जो अपने बेटों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे मुल्कों में भेजने के चक्कर में, वहां बसाने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गए। पंजाब में 3,500 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अपनी जायदाद बेच दी, कर्ज के नीचे दब गए। बेटे तो घर में बैठे रह गए और जो बहू अपने पति को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बसाने वाली थी वो गायब हो गई। बेटे को विदेश भेजने के चक्कर में ससुराल वालों ने अपने पैसों से बहू को पढ़ाया, कर्ज लेकर बहू के टिकट का इंतजाम किया। ससुराल वालों ने लाखों रुपए की फीस भरी, बहू को वर्क वीजा दिलवाया और फिर बेटे को विदेश भेजा। लेकिन जब बेटा विदेश पहुंचा तो पता लगा कि जो फोन नंबर बहू का था वो तो बहू ने बदल दिया, मिली नहीं। ऐसे भी केस हुए, बहू ने पुलिस को बुलाकर बेटे को जेल भिजवा दिया। अब लूटे गए 3,500 परिवार अदालतों के और पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। अब सवाल है कि बेटे को विदेश में सेटल करने के लिए लड़की की फीस भरना, लड़की को पढ़ाना, लड़की के खर्चे उठाना क्यों जरूरी है? किस्सा क्या है, मामला क्या है, यह हकीकत मैं आपको समझाता हूं। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा और पुनीत परिंजा, इन दोनों ने पंजाब के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में कई ऐसे परिवारों का दुख जाना जो इस फ्रॉड का शिकार हुए। कोई जालंधर का था, कोई मोगा का रहने वाला था। लुधियाना और फिरोजपुर में इस तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी बहू पर पानी की तरह पैसा बहाया, उसे कनाडा भेजा, स्टडी वीजा के लिए उसकी पूरी फीस भरी और वहां रहने का पूरा खर्चा भी दिया। लेकिन जब बात बेटे को विदेश ले जाने की हुई तो लड़की ने सारे संबंध तोड़ दिए, पहचानने से भी इनकार कर दिया, फोन नंबर बदल लिया। और अगर किसी तरह लड़के को साथ भेजा गया जिन केसेस में, वहां कुछ दिन बाद उस लड़के पर झूठे केस फाइल कर दिए गए। नतीजा यह हुआ कि लड़का जेल चला गया, उसका पासपोर्ट जब्त हो गया और पूरा का पूरा परिवार परेशान है। तो कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं इस केस को समझने के लिए। सबसे पहले आपको पंजाब के फिरोजपुर के तलवंडी भाई इलाके के अमृतलाल की बात सुनवाता हूं। अमृतलाल ने अप्रैल 2018 में अपने बेटे ओंकार सिंह की शादी जसप्रीत कौर से की। अमृतलाल अपने बेटे को कनाडा में सेटल करना चाहते थे, इसलिए उनकी डिमांड थी कि वो
बहू ऐसी हो जिसने विदेश जाने के लिए कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास किया हो, यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आईएलटीएस टेस्ट क्लियर कर चुकी हो। जसप्रीत ने टेस्ट क्लियर किया था, स्कोर भी अच्छा था, इसलिए कनाडा की यूनिवर्सिटी में उसे दाखिला भी मिल गया और पढ़ाई का सारा खर्च ससुराल वालों ने उठाया। शादी से लेकर पढ़ाई तक के लिए 46 लाख रुपए खर्च कर दिए। प्रॉपर्टी बेच दी, गाड़ी बेचकर पैसों का इंतजाम किया। लालसा थी कि लड़का अच्छे से सेटल हो जाए। इस दौरान 2-3 बार जसप्रीत इंडिया भी आई और फिर जब घर वालों ने कहा कि आप बेटे को भी साथ ले जाओ, तो स्पाउस वीजा पर ओंकार सिंह को सितंबर 2019 में वो अपने साथ ले गई। लेकिन ओंकार के पिता कहते हैं कि ओंकार को कनाडा ले जाते ही जसप्रीत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। परिवार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे पर जसप्रीत कौर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप का चार्ज लगा दिया, उसे जेल में बंद करवा दिया। किसी तरह बेटे को छुड़वाया, लेकिन पुलिस ने बेटे का पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब बेटा कनाडा में ट्रकों की मरम्मत कर रहा है और जसप्रीत अपनी लाइफ टेंशन फ्री होकर आराम से जी रही है। उदों अपना 2019 6वें महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ आई है, तो 9वें ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ वापस चली गई जी। ਤੇ बेटे मेरे ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ है जी, ਨਾਲ ओंकार मेरा बेटा ਨਾਲ चला गया जी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5ਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਲੜਕੀ ਨੇ। ਤੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਜੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ केस कुछ भी किया इतने साढ़ा 46 लाख का पहले लग गया जी। लड़की को भेजने में जब पहले बातचीत हुई थी परिवार से, तब क्या कहा उन्होंने कि लड़की को बाहर भेजना है, पैसा आपको लगाना पड़ेगा, ये कहा था उनकी फैमिली ने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कितना पैसा लगा था? हमारा 16 लाख तो भी नहीं है, जो जलंधर का चंडीगढ़ भी उसका ऑफिस है। चंडीगढ़ में हम पैसा जमा कराए थे, ट्रैवल एजेंट भी नहीं है जी। कुल मिला के चलो आई है, दोबारा फिर आई है जी, दोबारा ही आई लड़की थे। तो बेटे को लगी साढ़ा घट्टो घट 46 लाख रुपया लग गया जी। 46 लाख आपका लगा। बेटे को जब लेकर गई है तो वहां जाकर कुछ ही दिन बाद केस कर दिया? 9 दिन बाद उसको सेक्सुअल का केस करके उसको अपना जेल में भेज दिया जी उसको। कुल मिलाकर 46 लाख खर्च कर दिए और फिर बेटा जेल चला गया। गोनिका ने जसप्रीत कौर के देवर ओंकार सिंह के भाई से बात की। सरप्रीत ने बताया कि शुरुआत में सब ठीक था, फैमिली के सामने जसप्रीत ठीक से बात करती थी, लेकिन एक बार जब सारे पैसे पहुंच गए, भाई को कनाडा बुला लिया, तो फिर उन्हें धमकाने लगी। परिवार की तरफ से कहा गया, जब जसप्रीत से इस मामले में बात करने की कोशिश की, ओंकार पर से केस हटाने की रिक्वेस्ट की, तो वो नहीं मानी। जो लोग कनाडा में मीडिएट करने गए, उन्हें भी केस में फंसाने की धमकी दे दी। 3-4 दिन पहले ही जब जाना था उन्होंने यहाँ से, नहीं करती थी, रूम से बाहर होकर कॉल करती थी। उसका अफेयर ऑलरेडी बाहर किसी से चल रहा था। हमें थोड़ा सा तो शक हो गया था, लेकिन हम सामने बात नहीं की उससे। तो जब वहाँ पे उसको लेकर गई है तो वीडियो कॉल पे हमारी बात वगैरह होती रहती थी उनसे। तो जब हम कार से बात कर रहे थे तो पीछे से वो कड़वा बोलती थी काफ़ी उसको। उसने झेला, लेकिन जब वो काम कर रहा था, जब गए हैं तो 5-6 दिन बाद ही उसने वो उसके ऊपर केस डलवा दिया था। लड़की जसप्रीत या फिर आपके भाई के संपर्क में पता है कि क्या कर रही है? एक्चुअली पता क्या है, हम जानबूझ के नहीं उसको कांटेक्ट कर रहे, क्योंकि एक बार किया था, उस 2-3 बार भेजा भी है, वहाँ से गुरुद्वारा से भी प्रधान को भेजा था 1-2 बार। तो उनको भी आगे से वो धमकियाँ दे रही है कि मेरे मैटर में मत आओ, कि मैं आपके ऊपर भी केस कर दूंगी। केस की धमकी दे रही है। तो 1-2 बार तो ओंकार के ऊपर भी झूठा केस एक बार और लगवाया था, तो वारंट वगैरह दोबारा उसको पुलिस ने ओंकार को भेजे थे। 2-3 दिन तो वो घर पर ही बैठा रहा था। सारा पैसा लगा 46 लाख, ये सारा आप लोगों ने ही लगाया था, लड़की वालों ने भी कुछ पैसा लगाया था? नहीं, एक्चुअली मैडम आफ्टर मैरिज सारा खर्चा हमने किया है। कर्ज वर्ज भी आप लोगों ने तब लिया था? ये सब प्रॉपर्टी थी हमारी, प्रॉपर्टी और कार थी हमारे पास, फॉर्च्यूनर कार थी एक। वो कार एट अ टाइम हमने 17 लाख की वो बेची थी।
हाँ जी, तो एक प्रॉपर्टी थी हमारी 37 लाख की, वो थी, वो भी हमने 30 लाख की एट अ टाइम बेची कि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। हमने तो उसको बहुत हेल्प की, हर एक मैटर में उसकी हेल्प की। कभी कहती थी मुझे काम पे नहीं जाना है, मैं ठीक नहीं रहती, तो वो तो काम पे भी नहीं जाती थी, फिर भी हम फीसें वगैरह उसकी यहाँ से ही भेजते थे। असल में ये सारा खेल दलालों से शुरू होता है। ट्रैवल एजेंट होते हैं, वो लोगों को झांसा देते हैं कि अगर आपका लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, वो लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं कर सकता, विदेश में पढ़ाई भी नहीं कर सकता, तो भी वो उनके लड़के को विदेश में सेटल करवा देंगे। फिर लड़के के परिवार वालों को यह फॉर्मूला बताया जाता है कि ऐसी लड़की को ढूंढना पड़ेगा जिसने हाल ही में लैंग्वेज टेस्ट पास किया हो। ऐसी लड़की मिल जाए तो उसे विदेश में किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन दिलवा दिया जाएगा। शर्त यह होती है कि लड़की की पढ़ाई का खर्चा, रहने का, खाने पीने का खर्चा और दूसरे एक्सपेंसेस लड़के वालों को उठाने पड़ेंगे। लड़की को पढ़ाई के दौरान वीजा मिलेगा, उस वीजा पर अपनी लाइफ पार्टनर को वहां बुला लेगी। इस तरह से लड़कियों को बिना लैंग्वेज टेस्ट क्लियर किए, बिना किसी डिग्री के विदेश में बसने का मौका मिल जाएगा। इन सब कामों के लिए दलाल मोटी रकम चार्ज करते हैं। लड़के वालों को भरोसा हो जाता है, इसलिए दलाल लड़की से शादी भी करवा देते हैं। उसके बाद बहू विदेश चली जाती है, लड़के वाले उसकी फीस भरते रहते हैं, खर्चा भेजते रहते हैं, और जब कोर्स पूरा हो जाता है तो लड़की का फोन नंबर अचानक बदल जाता है। ससुराल वाले फोन करते हैं तो वहां से जवाब मिलता है नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर जवाब मिलता है ये रॉन्ग नंबर है। इस तरह के एक नहीं 3,500 मामले तो रिपोर्ट हो चुके हैं, और जो मामले पुलिस तक नहीं पहुंचे, जिन लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, उनकी संख्या कितनी है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसे केसेस और बड़ी संख्या में होंगे। मैं आपको जालंधर के चमनलाल की बात सुनाता हूं। चमनलाल जालंधर के बंगा इलाके में रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे गौरव की शादी मनीषा रानी नाम की लड़की से तय की। चूंकि मनीषा अंग्रेजी जानती थी, क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर कर लिया था, मार्क्स अच्छे थे, इसलिए कनाडा का स्टडी वीजा आ गया। परिवार ने मनीषा से बेटे गौरव की शादी के बाद मनीषा के सारे खर्चे उठाने और बदले में मनीषा गौरव को अपने साथ कनाडा ले जाएगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। 25 मार्च 2018 की बात है। मनीषा और गौरव की शादी हुई। शादी के 1 महीने बाद मनीषा कनाडा चली गई। परिवार का कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मनीषा के अकाउंट में लगातार पैसे डालते रहे। हर सेमेस्टर की फीस के लिए हजारों डॉलर दिए रहे, रहने के लिए सारा खर्चा दिया, फ्लाइट का किराया दिया। कुल मिलाकर 35 लाख से ज्यादा की रकम खर्च कर दी। घर गिरवी रखकर बहू को बाहर भेजा, पढ़ाया। लेकिन जब बेटे को विदेश ले जाने की बात हुई, बेटे को कनाडा बुलाने की बात आई, तो मनीषा ने इस स्पाउस वीजा पर गौरव को टोरंटो तो बुला लिया। गौरव एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन मनीषा उसे नहीं मिली। मनीषा गायब हो गई। उसने गौरव से कोई कांटेक्ट नहीं किया। गौरव के परिवार का कहना है कि मनीषा ने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया, और नतीजा यह हुआ कि गौरव का स्पाउस वीजा थोड़े दिन बाद कैंसिल हो गया और उसका विजिटर वीजा भी खत्म होने वाला है। अब चूंकि मनीषा ने कांटेक्ट नहीं किया, फोन बदल लिया, इसलिए गौरव को वापस इंडिया आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो उसे वहां जेल जाना पड़ेगा। सगाई करने के बाद हमने $8,000 4,31,000 रुपए जो कॉलेज सेंटेरियन कॉलेज कनाडा की फ़ीस जमा करवाई। उसके बाद $10,200 जो लड़की के खाते में जाना था, उसके खाते में मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कराया 2 लाख रुपया, और बाकी पैसा मैं कैश जमा करवाया, जिसकी रसीद हमारे पास है, फिर दिया। उसके बाद लड़की का वीज़ा लग के आ गया। लड़की स्टडी वीज़ा पे गई थी? हाँ, लड़की स्टडी में पढ़ने गई थी। वो बेकरी का कोर्स था, कोई बेकरी का पेस्टिंग एंड बेकरी का कोर्स था। लड़की का वीज़ा लग के आ गया। 25/3/2018 को हमने अपनी लड़की और लड़के की शादी कर दी। शादी करने के बाद 1 महीना मनीषा रानी हमारे घर रही मेरे बेटे के साथ। उसके बाद 28/4/2018 को हमने उसको टिकट और $2,000 खर्चे के लिए देकर एयरपोर्ट से रवाना किया। हम फैमिली से गए थे, हमारी पूरी फैमिली साथ में गई थी, और भेज दिए। उसके बाद वो वहाँ जाकर पढ़ने चली गई। पढ़ने के बाद दूसरी फीस आ गई। दूसरी फीस हमने $8,000 जो मनीषा और गौरव सुंडा के अकाउंट में से उसके खाते में ट्रांसफ़र करवा दिए। इसके बाद
उस निशा ने मेरे बेटे का अप्लाई किया पर रिफ्यूज़ हो गया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद तीसरी फीस आ गई। तीसरी फीस जमा करवाने के बाद $8,000, $4,000 एक, $2,000 एक, बस $1,730 हो एक, वो भी जमा निशा ने अकाउंट में करवा दिए। और $2,000 जो कनाडा में हमारे दोस्त का लड़का रहता था उसको राही उसके खाते में ट्रांसफ़र करवा दिए। उसके बाद मेरे बेटे का वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद मनीषा रानी मेरे बेटे को टोरंटो एयरपोर्ट से लेने नहीं आई और उसके नाम हमारे परिवार के साथ कोई संपर्क किया, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर उसने चेंज कर लिया। यहाँ से गई थी मनीषा, तो आपके परिवार से क्या संपर्क करती थी, फोन आता था आप लोगों को, और कैसे बातचीत करती थी वो? जब तक फीस जानी थी वो प्यार से बात करती थी। जब फीस चली गई उसके बाद वो टोटली संपर्क तोड़ दिया। तब आप बात भी नहीं करती? कोई बात नहीं करती थी। जो उसका फ़ोन नंबर है वो किसी और को गलत हो गया जो हमारे पास है। गौरव की किस्मत अच्छी है कि कनाडा पहुंचकर उसे असलियत का पता चल गया और वो जेल जाने से बच गया, वरना बहुत से लड़के ऐसे हैं जो स्पाउस वीजा पर कनाडा पहुंच गए, वहां लड़की ने उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिए और लड़का जेल पहुंच गया। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने बताया कि पिछले 5 साल में 3,600 से ज्यादा नौजवान इस तरह के फ्रॉड का शिकार हुए हैं और इनमें से कुछ तो ऐसे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मोगा के भूपेंद्र की कहानी इसी तरह की है। भूपेंद्र और पवनदीप कौर की शादी मई 2019 में हुई। एजेंट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। शादी के 1 महीने बाद पवनदीप कौर कनाडा चली गई और फिर भूपेंद्र को पलटकर फोन भी नहीं किया। परिवार वालों का आरोप है कि फीस के नाम पर 11 लाख से ज्यादा की रकम एक बार में ट्रांसफर की गई। उसके बाद जब पैसे मांगे पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन शादी के बाद जब बहू विदेश चली गई तो सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। भूपेंद्र ने इल्जाम लगाया कि यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। अब वो पिछले 2 साल से पंजाब में है और पवनदीप कनाडा में रहती है। शादी आपकी किस दिन हुई थी, कौन से साल में? मैम 19 में हुई थी, 12 मई 2019। उसके 1 महीना बाद चली गई, शायद 3 को चली गई, जून को चली गई थी। हाँ जी। तो मैम जाके उसने एक बार मुझे बोला भी मैं चली गई, इतने पहुँच गई हैं जी। उस तो बाद मैंने कभी फ़ोन नहीं किया। आप लोगों का मतलब ये वे था कि आपको भी फॉरेन जाना था, तो जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती उसके बाद आप लोग स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं? यहाँ पर जब यहाँ से गई है ना, तब इसने जब हम फाइल लगाते इसने एक बार पेपर दिए थे मुझे, पर लेकिन रिजेक्शन थी, क्योंकि जो एम्बेसी तो देखती है ना ये बात, अभी कॉल पे कितना टाइम कॉल करते हैं, सब कुछ मांगती है प्रूफ, ये करती नहीं थी। इसको मालूम था अभी अगर ये मैं ना करूँगी तो फाइल लगनी नहीं, इसको मैं मालूम था। जब ये इंडिया आई थी ना, हम गए थे यहाँ पर फरीदकोट पर एजेंट के पास, इसने सारी गल आपने आप की थी। उसने बोला था ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसने जानकर नहीं मेरे साथ कॉल की कि अगर मैंने कॉल करी तो प्रूफ हो जाएगी, इसकी फाइल लग जाएगी। वो मेरे से कॉल करना हट गई थी। लोगों को दरअसल स्पाउस वीज़ा पर अप्लाई करना था, उसी आधार पर आपको वर्क परमिट मिलता है कि आपको चैट शो करनी पड़ती है, हाँ, कि आप दोनों कांटेक्ट में है हस्बैंड वाइफ। इसको मैंने मालूम था, इसने जान के नहीं की, क्योंकि इसको ये था इसका लग जाएगा वीज़ा, इसको सब मालूम। उसी बेस पर रिजेक्ट हुआ, मेरे पास रिजेक्शन अभी भी है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर इसने कांटेक्ट नहीं किया, 2019 से गई, उसके बाद मैंने कांटेक्ट बीच में करती थी, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, भी क्या करना है, क्या करना है। मैं क्या करना है, क्या तुम मेरा लगा। बोलती थी मेरे माँ बाप नहीं मारे, मेरे माँ बाप नहीं मारे। मेरा मैडम जो इनका लापरीत है ना याली वाला, उसने मैम जब हमने फाइल लगाई है ना, प्रोसेस शुरू किया पहले बारी, वो मैम जंट पुना करता है, एजेंट के पास लगा था। हमने तो उस पर यकीन किया भी चलो इसको नॉलेज होगी, तो मैम उसने हमारा 1,20,000 रुपया तब खाया था। तब मैंने जब जो पैसे खाए, हमने बोला भी हमारे इतने पैसे खा गया। ये आपस में लड़े नहीं लड़े ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये आपस में हट के आने यहाँ पर। जब मेरे दोबारा अब रौला हुआ तो अब हर काम में टांग उसकी मुरे है, वो हर काम दस्ता भी ऐसे ऐसे करो। अब केस भी कराया उसने, बोलकर केस कराया भी केस करो। मैं एक बार फिर से आपको एक बात बता दूं कि अब तक जिन लोगों की मैंने बात आपको सुनवाई है, जितने केसेस दिखाए हैं, उन्होंने अपने साथ हुए इस फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस में की है। कई लोगों ने एम्बेसी में शिकायत की, विदेश मंत्रालय को कांटेक्ट किया, और जहां तक लड़की वालों की बात है तो हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे पर सामने आने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़की के परिवार वाले इस वक्त जेल में हैं। लुधियाना के पास रुड़का गांव का एक केस है। इस गांव में रहने वाले अवनिंदर सिंह की मनदीप कौर से जुलाई 2018 में शादी हुई थी, लेकिन चूंकि शादी की शर्त यह थी कि मनदीप को विदेश भेजने का खर्चा अवनिंदर का परिवार उठाएगा,
अवनिंदर के परिवार ने वादा पूरा किया, लेकिन एक समझदारी की, उन्होंने 10 लाख रुपए लड़की के अकाउंट के बजाय लड़की के पिता के अकाउंट में ट्रांसफर किए। टेक्निकल ग्राउंड पर मनदीप का वीजा रिजेक्ट हो गया और जैसे ही वीजा कैंसिल हुआ वो तुरंत ससुराल से अपने घर संगरूर वापस चली गई और फिर वहां से लौटकर नहीं आई। जब अवनिंदर उसे लेने पहुंचा तो लड़की वालों ने डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी का केस दर्ज किया। बाद में जांच हुई, ये केस रिजेक्ट हो गए और अवनिंदर ने मनदीप और उसकी फैमिली के खिलाफ जालसाजी का केस फाइल करवाया। जांच हुई तो पुलिस ने मनदीप कौर और उसके परिवार वालों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन पैसे अभी भी वापस नहीं मिले। शादी होने के बाद उसने हमें बताया नहीं कि जो भी फाइल रिफ्यूज होगी या कुछ भी हुआ। तो जब हमें अपने सोर्सेज से पता लगा कि इसकी फाइल रिफ्यूज हो गया है और हमें ना तो पैसे रिफंड वगैरह की कोई बात कर रहे हैं ना तो कुछ और, क्योंकि शादी तो पक्की की थी ना हमने मैम, तो हम सोच रहे थे कि अगर फाइल रिफ्यूज होगी या कुछ भी हो गया तो आगे प्रोसेस किया जा सकता है दोबारा आप लोग जी, दोबारा नए सिरे से भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस लड़की ने क्या दोबारा भी फॉरेन जाने के लिए अप्लाई किया है? इसने सानू तो यही किया जी, हमको तो 2-3 बार बोला है कि ऑलरेडी हम अप्लाई किए करा है या नहीं किया है। हमको तो बोल देते हैं कि हमने अप्लाई किया हुआ, लेकिन अकेली लड़की का किया है, हमारे साथ में कोई वो नहीं। हमने ये भी बोला था कि अगर तुमने अकेली ने अपना अप्लाई किया है या जो भी है तो हमें हमारे पैसे हैं जो भी, हमने तो फीस कनाडा जाने के लिए एक अब सबमिट की थी जी उसकी, तो अगर कनाडा पैसा वापस नहीं किया 10 लाख किया जी। हमने तो बहुत बार हमने पंचायत वगैरह में और भी बात की है, लेकिन हमें कोई तो कुल जो है वो कितना खर्च जो है वो लड़की को लेकर आप लोगों की तरफ से विदेश भेजने के लिए किया गया था और जो पैसा वापस नहीं? कुल खर्च यही हमारा 18 से 20 लाख रुपया तो हो ही गया है मैम, क्योंकि 10 लाख रुपया तो हमने फीस ही उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद मैरिज का खर्चा, क्योंकि जो पैलेस वगैरह था वो सारा हमारा खर्चा था जी। तो उसके बाद जो सोना वगैरह भी है वो भी ले गई जी, हमारा वो भी हमारा ले गई जी, उसमें भी कोई छोड़ा नहीं। अच्छा, तो लड़की कितने महीने कुल आपके पास रही? मेरा जुलाई में मैरिज हुई थी तो अक्टूबर में वो चली गई थी। 2-3-4 महीने जी जी, अक्टूबर में चली गई थी जी। उसके बाद कोई वो नहीं किया हमको। बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन समय की सीमाएं हैं और ज्यादातर केसेस इस तरह के हैं जैसे उदाहरण मैंने आपको दिखाया। जहां तक लड़की वालों की बात है, कोई भी कैमरे पर आने को तैयार नहीं था, कोई परिवार के लोग बात करने को तैयार नहीं थे। तो हमने इन केसेस को लेकर पंजाब पुलिस के अफसरों से बात की। एडिशनल डीजीपी ने माना कि पंजाब पुलिस के पास इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर मैट्रिमोनियल से जुड़े एक साल में 15,000 केस आते हैं, जिसमें लड़की के खिलाफ भी लड़के वालों की तरफ से कंप्लेंट्स हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण भी उन्होंने बताया। ये देखा गया है कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करती हैं और लड़के उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। पर लड़कियों की समस्या रहती है कई बार उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहती, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी के कारण उनका बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फीस वगैरह जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एक एग्रीमेंट ये इनफॉर्मल कर लेते हैं आपस में और लड़की की फ़ी ये स्पॉन्सर करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि जब लड़की बाहर जाएगी तो बाद में ये उनको परमानेंट रेजिडेंट हो जाएगी तो वो बुला लेगी। पर उसमें जो एक ट्रेंड जो आपने अभी कहा वो ये देखने में आया कि जब कोई भी लड़की यहाँ से बाहर चली जाती है और उसको एक बाहर की एजुकेशन का एक्सपोजर हो जाता है, तो फिर उसका इस लड़के को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता और उसकी फिर ये लड़के वाले हमारे पास आके कंप्लेंट भी करते हैं। हमारे पास कोई जो NRI में कंप्लेंट आती हैं उनका कोई हमारा नंबर 15,000 से ऊपर है। हमारे 15,000 से ऊपर कंप्लेंट आती हैं और मेजॉरिटी जो होती हैं वो मैट्रिमोनियल रिलेटेड ही होती हैं। आप सोचिए कि 15,000 लोगों की शिकायत NRIs के केसेस में, और वो भी मैट्रिमोनियल ज्यादातर होती हैं। जब जब लोग सफलता के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, गलत रास्ते से अपने बच्चों को सेटल करने की कोशिश करते हैं, पैसे के बल पर विदेश भेजने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही होता है जैसा पंजाब के इन परिवारों के साथ हुआ।
इन लोगों ने बहुओं को, बेटों का परिवार बसाने के बजाय अपने बेटों को विदेश में बसाने के चक्कर में ढूंढा। जब लड़की विदेश चली गई, कई बार उसका मन बदल गया, कई बार किसी एजेंट की वजह से उसने धोखा दे दिया। तो मैं तो कहूंगा कि न तो किसी ऐसी लड़की पर भरोसा करें और न किसी ऐसे एजेंट के चक्कर में पड़े जो आपके बेटों को विदेश में बसाने का गलत रास्ता बताते हैं। आज जो केसेस मैंने आपको दिखाए, उनसे सबक सीखने की जरूरत है। खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। जैसा शुरू में मैंने कहा था कि आज राजनीति में बहुत डेवलपमेंट हुई। आज बिहार से लेकर पंजाब तक और महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक जबरदस्त सियासी हलचल रही। सबसे ज्यादा चर्चा रही मोहन भागवत के बयान की। भागवत के बयान से असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मायावती और दिग्विजय सिंह तक सबको मिर्ची लगी। असल में मोहन भागवत ने यह कह दिया कि भारत में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हिंदू हैं, मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए एक है, और जो लोग गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों पर हमला करते हैं, हिंसा करते हैं, असल में वो हिंदू हैं ही नहीं, वो हिंदुत्व को समझते नहीं, वो आतताई हैं, यानी मुसलमानों पर हमला करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं, हैवान हैं। भागवत ने एक बात तो सही कही, अच्छी बात कही, लेकिन इस पर भी विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, सियासत हुई। सियासत कैसे हुई ये आपको बताऊं, इससे पहले आपको ये दिखा देता हूं कि मोहन भागवत ने आखिर कहा क्या था। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। बात तो ठीक है, मैं तो ये मानता हूं एक इंसान जब दूसरे इंसान का खून बहाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। किसी को इस बात का हक नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति में, सनातन परंपरा में गाय पूज्य है, गाय को हम माता मानते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों पर हमला करता है तो इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब तक असदुद्दीन ओवैसी भी यही कहते थे। आरएसएस के लोग मॉब लिंचिंग करने वालों की मजम्मत क्यों नहीं करते? मोहन भागवत ने हिंसा करने वाले हिंदुओं को आतताई बताया तो ओवैसी को उसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओवैसी ने एक नई बात कह दी। वो बोले मोहन भागवत की जो बात है वो दिखावे के लिए है, सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा और कत्ल गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है, वो बदल ही नहीं सकता। आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है? करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है? और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है? और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भागवत, जनाब मोहन भागवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी?
और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? मैं इन तमाम चीजों को मोहन भागवत की सिर्फ लिप सर्विस मानता हूं, इसलिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, और यूएसए में जो ह्यूमन राइट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, कंट्रीज ऑफ कंसर्न में हमारे देश का नाम आ चुका है, तो ये सब उनके लिए किया जा रहा है। कौन सी दुनिया में मोहन भागवत हैं? वो क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की? मायावती ने भी मोहन भागवत की बात पर लंबा चौड़ा लिखा हुआ बयान पढ़ा। मायावती ने कहा, आरएसएस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर आरएसएस वाकई में ऐसी घटनाओं की मुखालफत करता तो ऐसी घटनाएं होती ही नहीं, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है और आरएसएस के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं, करते ठीक उसका उल्टा है। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है, बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। हिंदू मुसलमान की बात हो तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कैसे चुप रह सकते हैं? खासकर संघ के मामलों में तो बिल्कुल नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ और बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं, अगर वो सही है, वो दिल से कह रहे हैं, तो बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ जो मॉब लिंचिंग के लिए लोगों को भड़काते हैं? मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी, जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? अरे आपने जहर बो दिया है वर्षों से, शिशु मंदिर से लेकर, और जो आपका बौद्धिक प्रशिक्षण होता है, आपने धर्म के आधार पर लोगों के मन में जो जहर बो दिया है, उसी से हिंसा पैदा हुई। जो उनके भाजपा के नेता लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ दंगे के साथ दुर्व्यवहार किया, अपमानित किया, उनके साथ अन्याय किया, उनको सबको निकाले पद से। मुझे लगता है मोहन भागवत ने जो बात कही वो तो सही है। किसी भी आरएसएस नेता को सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बात कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और मोहन भागवत ने यह बात दिल से कही है। जब जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, तब तब मैंने कहा कि इस तरह की हिंसा करने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, बीजेपी के सपोर्टर हो, संघ के स्वयंसेवक हो, साथी हो, या फिर किसी और दल पार्टी के सपोर्टर, कोई भी हो, उनके साथ नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अखलाक का केस हो, पहलू खान पर हमले का मुद्दा हो, सारे मामलों में कानून कार्रवाई हुई है, लेकिन सिर्फ अदालती कार्रवाई से बात नहीं बनेगी, वो काफी नहीं है। राजनीतिक दल ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद करें, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। हमला करने वालों को सजा दिलवाने में सरकारें एक्टिव रोल प्ले करें, यह जरूरी है। मोहन भागवत ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर जो बात कही वो पहले भी कह चुके हैं, इसीलिए मैं कहता हूं जो उन्होंने कहा दिल से कहा और सच्ची भावना से कहा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के लिए यह सियासी मसला है। उनका एक सपोर्ट बेस है, एक इमेज है, उसको बनाए रखने के लिए वो ऐसी बातें कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। इसलिए उससे ज्यादा कड़वाहट पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानों के बीच भरोसा कायम हो गया, दोनों समुदायों के बीच दूरियां कम हो गई, तो इस तरह के जितने भी नेता हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कहूंगा, मोहन भागवत की भावनाएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन यह बात आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों में नीचे तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
आज लालू यादव 3 साल के बाद सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए, लेकिन लालू की सेहत को देखकर दुख हुआ, चिंता हुई। लालू इतने कमजोर कभी नहीं दिखे, इतने थके हुए कभी नहीं दिखे। हमेशा से उनकी आवाज में एक धमक रहती थी, एक रौब रहता था, जो आज नहीं था। हालांकि उनके जोश में कमी नहीं थी। आज लालू यादव की पार्टी की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पटना में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग हुई। लालू पटना तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन दिल्ली में बैठकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के पोस्टर्स पर लालू यादव नहीं थे, लेकिन आज पार्टी की सिल्वर जुबली के मौके पर लालू यादव अपनी पार्टी के पोस्टर्स में छाए हुए थे। पूरे पटना में लालू के पोस्टर लगे। और चूंकि आज रामविलास पासवान का जन्मदिन भी है, इसलिए आरजेडी के फाउंडेशन डे कार्यक्रम में सबसे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद लालू का भाषण हुआ। लालू का शरीर भले कमजोर हो गया हो, बीमारी के कारण वो भले ही वीक दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ और मुद्दों पर बारीक नजर आज भी लगा काफी तेज है। और लालू ने यह कहा भी, उन्होंने कहा कि शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन राजनीतिक ताकत कम नहीं हुई है। आरजेडी का भविष्य उज्जवल है, बस जरूरत इस बात की सब मिलकर चलें और संगठित रहें। चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने 5-5 प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया। हमारी ताकत है, बिना ताकत की बात नहीं कर रहे हैं। जनता का ताकत है। पिछड़े हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं और ये दलित लोग हैं, वहां दलित हैं। निकट भविष्य में हम देश को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद लालू ने महंगाई का मुद्दा उठाया, पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात की, कोरोना के दौरान पैदा हुए हालात के लिए केंद्र सरकार और बिहार की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गौर करने वाली बात यह थी कि लालू यादव ने इस मौके का इस्तेमाल तेजस्वी यादव की लीडरशिप को स्थापित करने के लिए किया। बिहार के असेंबली इलेक्शन के वक्त तेजस्वी ने जिस तरह की मेहनत की, उसकी तारीफ की। तेजस्वी को पार्टी के नेताओं को साथ लेकर चलने के लिए शाबाशी दी। लालू ने यहां तक कहा कि अगर तेजस्वी और राबड़ी न होते तो शायद वो जिंदा न बचते। ये महंगाई, बेरोजगारी लोगों का कमर तोड़ दिया है। रेल को निजीकरण में, जहाज को, सबको औने पौने भाव में हटाया जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, इतना अगर पेट्रोल का दाम, डीजल का बढ़ता हम लोग के सरकार में तो चलना लोग दोहर कर देते, लेकिन यहाँ तो कोई सिवा ही नहीं है। घी का दाम पीछे छूट गया। तीसरा फेज शायद कोरोना का आने वाला है, उससे लोग और व्याकुल है। तेजस्वी और हमारी पत्नी राबड़ी देवी नहीं होती तो रांची में खत्म हो जाते। जल्दी से उठा के लाया लोगों से, ट्रेन से उठा के लाया और यहाँ भर्ती एम्स में। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। लालू यादव को मैं 45 साल से जानता हूं। जब वो छात्र नेता थे, पटना यूनिवर्सिटी में थे, तब से। जब आपकी अदालत शुरू हुआ तो पहला एपिसोड लालू यादव के साथ रिकॉर्ड हुआ था और वो वाकई में हिट हुआ। लालू यादव जैसे वाक चातुर्य वाले नेता बहुत कम होते हैं और फिर वो जमीन से जुड़े हैं, जनता की नब्ज को पहचानते हैं। उन्हें पता है कि विरोधियों की ताकत क्या है और उनकी कमजोर नस कौन सी है। लालू जानते हैं कि तेजस्वी को राजनीतिक तौर पर बाहर से कम और भीतर से खतरा ज्यादा है।
इसलिए बीमार होने के बाद भी आज लालू ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को खुद संबोधित किया। लालू की कोशिश यह है कि सबको साफ साफ और क्लियर मैसेज पहुंच जाए कि तेजस्वी ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, वही उनके असली वारिस हैं। और यह मैसेज लालू ने बड़े साफ तरीके से दिया, बड़े तरीके से दिया। और लालू ने ऐसा क्यों किया, यह स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी का हाल देखकर समझ आ जाता है। आज पासवान की जयंती पर उनका परिवार कई हिस्सों में बटा हुआ नजर आया। इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। रामविलास पासवान का जन्मदिन है और वाकई में दिन उन्हें याद करने का है। लंबे समय से उन्होंने हमेशा राजनीति के बदलते रुख को पहचाना, अपनी पोजीशन बनाए रखी, लेकिन आज दुख होता है कि उनकी पार्टी टूट चुकी है, परिवार बिखर रहा है। आज रामविलास पासवान के जन्मदिन पर उनके बेटे चिराग पासवान ने हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू की और उनके चाचा पशुपति पारस ने पटना में पार्टी कार्यालय में पासवान का जन्मदिन मनाया। तो चिराग की बात पहले करते हैं। आशीर्वाद यात्रा के लिए चिराग जब पटना पहुंचे तो उनके साथ समर्थकों को भारी हुजूम था। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पहली बार पटना पहुंचे थे। आशीर्वाद यात्रा शुरू करने से पहले चिराग ने ट्वीट करके पिता को याद किया, लिखा कि हैप्पी बर्थडे पापा जी, आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको दिए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। एक नया दिन है, नई शुरुआत है, पर यह शुरुआत ऐसी होगी ये मैंने कल्पना नहीं की थी। जिस तरीके से जन समर्थन जहां तक आप देख रहे हैं, जो लोगों का जो सैलाब आपको देखने को मिल रहा है, ये ऐसा रहेगा इस बात की मैंने इतनी उम्मीद मैंने नहीं की थी। पर यही दर्शाता है कि भैया जिसके साथ जनता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आरजेडी ने भी रामविलास जी की जयंती मनाई है और तेजस्वी लगातार आपको ऑफर दे रहे हैं कि चिराग साथ हैं, दरवाजा खुला है। आपने कुछ सोचा? फिलहाल मेरी आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ ये आशीर्वाद यात्रा है और जिस आशीर्वाद के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो आशीर्वाद बस आज लेना है मुझे सबसे। पार्टी पे पकड़ किसकी है? चुनाव आयोग में मामला लंबित है, लेकिन क्या आपको क्या उम्मीद है कि पार्टी आपकी होगी? जाके पूछें आप, चुनाव आयोग में आप जाके पूछें, चुनाव आयोग स्पष्ट बोलेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। आपके चाचा ने कहा इंडिया टीवी से कि चिराग नकली हनुमान है। जनता बताएगी ना, जनता जवाब देगी इसका। चिराग पासवान जमुई से एमपी हैं, लेकिन वो पटना होते हुए हाजीपुर पहुंचे। हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू की। उनके चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से एमपी हैं। मजे की बात है, उन्होंने रामविलास पासवान का जन्मदिन पटना में मनाया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिराग हाजीपुर जाकर उन्हें चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता सब जानती है। पासवान जी सबों के नेता थे। चिराग पासवान जी को भी उनकी जयंती मनाने का अधिकार है, मुझको भी अधिकार है, पूरे देश की जनता को अधिकार है, लेकिन जयंती मनाने का अधिकार है। आशीर्वाद यात्रा किसके लिए आशीर्वाद मांगना चिराग पासवान जी? आप उनसे पूछिए कि पासवान जी तो इस पृथ्वी पर नहीं है, तो उनको तो आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, उनको दुआ की जरूरत है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए मेरे हिसाब से जो चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा निकालने हैं, मेरे हिसाब से गलत है। तो हाजीपुर से ही क्यों चुना गया आशीर्वाद यात्रा? उनका कार्य क्षेत्र है जमुई, वो जमुई के सांसद हैं। उनको कहिए कि जमुई में जाकर के ये यात्रा निकाले और श्रद्धांजलि यात्रा निकाले, न कि आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद की जरूरत पासवान जी को नहीं है, उनको श्रद्धांजलि की जरूरत है। पशुपति पारस ने चिराग के साथ जो किया, जिस तरह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला, उसे धोखा ही कहा जाएगा। लेकिन सियासत में इस तरह के धोखे होते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन इस धोखे के पीछे नीतीश कुमार हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। चिराग ने असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, उसका बदला नीतीश ने ले लिया। अब अगर चिराग को अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है, अपनी जमीन मजबूत करनी होगी, विरोधियों को जवाब देना होगा। उनकी लड़ाई दो मोर्चों पर है, एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ बिहार की सरकार। इसलिए उन्हें सबको साथ लेकर चलना होगा और रास्ता आसान नहीं है। आज महाराष्ट्र असेंबली में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के 12 एमएलए को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यह क्यों हुआ, यह मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद।
महाराष्ट्र में आज एक बार फिर जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। विधानसभा के 2 दिन के मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि बीजेपी के 12 एमएलए को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आरोप यह है कि बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के कार्यवाहक स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की। भास्कर जाधव ने कहा कि जब सदन स्थगित हुआ तो बीजेपी के कई विधायक उनके केबिन में पहुंच गए और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के सामने उन्हें गालियां दी। दरअसल ये पूरा हंगामा ओबीसी रिजर्वेशन के इशू पर हुआ। विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से महाराष्ट्र की सरकार को 2011 की जनगणना के आंकड़े देने की अपील की गई है, जिसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी का डेटा तैयार करने में मदद मिल सके। लेकिन बीजेपी ने उसका विरोध किया। इसके बाद हंगामा हो गया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि विपक्ष की ताकत को कम करने के लिए रणनीति के तहत जानबूझकर बीजेपी के एमएलए को सस्पेंड किया गया। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहां पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। हम सब ने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष चेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने कहा कि उन्हें बीजेपी के एमएलए ने गालियां दी, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया गया। उन्होंने आज जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र के संस्कार है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है, उसको कालिमा लगाने का काम किया। वो वहां तक रुके नहीं। उसके बाद में मैंने 10 मिनट के लिए सभागृह एडजर्न किया और मैं अध्यक्ष के चेंबर में आया। जब भी खुद विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उनके सभी वरिष्ठ नेता और जो जूनियर आमदार है वो सब अध्यक्ष के चेंबर में आए और उन्होंने मुझे बहुत मेरी माँ बहन से गाली गलौज किया और मुझे मारने का बहुत उन्होंने प्रयास किया। मैंने उनको बार बार समझाया। मैंने ये भी कहा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप जो कर रहे हो वो कुछ छिपेगा नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। सभागृह का विषय है, सभागृह में वही के वही रुकना चाहिए। ये आप गलत काम कर रहे हो, उनको रोको। लेकिन उन्होंने बिल्कुल रोका नहीं, बिल्कुल रोका नहीं। ऐसे ये उन्होंने काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बाय रूल, बाय कानून 12 आमदारों को सस्पेंड किया गया है। असेंबलीज में हंगामा होता है, होना नहीं चाहिए, अलग बात है, लेकिन विधायकों का सस्पेंशन भी होता है। और मुझे लगता है कि बीजेपी विधायकों का ये सस्पेंशन 1-2 दिन में वापस हो जाएगा, आपस में बातचीत करके कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चलती रहेगी, क्योंकि चर्चा यह है कि बीजेपी और शिवसेना की दूरियां कम हो रही हैं। बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से साथ आ सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। कल देवेंद्र फडणवीस से संकेत दिए थे, उन्होंने कहा था कि शिवसेना बीजेपी की दुश्मन नहीं है। और संजय राउत ने पिछले दिनों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इससे कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का परेशान होना स्वाभाविक है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।